नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज हमारे साथ हैं कर्नल सुदीप मुखर्जी और ये मनोवैज्ञानिक हैं और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये लोगों का मन चेंज करते हैं, जिसके कारण से कंपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़े उसके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए काफी काम करते हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे इसी तरह के एक मुद्दे पर जो कि देश का ज्वलंत मुद्दा है। मोदी जी ने इस साल देश के लिए एक विजन रखा है कि वो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और वो लक्ष्य जो रखा है, सवाल ये है कि ये लक्ष्य पूरा कैसे होगा जब सब लोग सोचते हैं कि दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके कारण से दुनिया में उसका इफेक्ट पड़ रहा है। श्रीलंका को हम कंगाल होते हुए देख रहे हैं, पाकिस्तान में वो स्थिति अभी आ गई है। तो लोगों का कहना है कि मोदी जी का ये जो विजन है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वो भारत को बनाएंगे, ये कैसे संभव होगा जबकि आज विपक्ष का ये कहना है कि लगातार देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। क्या विपक्ष का ये दावा सही है या मोदी जी का जो विजन है उसमें कोई तथ्य है? क्या हमारा देश इस तरह की कोई उन्नति कर सकता है? इसके पीछे क्या कारण है? हम लोगों को क्या ऐसा करना पड़ेगा कि जो मोदी जी ने सोच रखी है उसको हमारा देश अचीव कर पाए? इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं, मैं स्वागत करूंगा कर्नल सुदीप मुखर्जी जी का, जो आर्मी से रिटायर हैं और अब देश की सेवा के साथ साथ अब ये लोगों की सेवा भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक के तौर पर बहुत लोगों के शरीर में जो रोग हैं उनको मन से ठीक करके उसके लिए भी ये काम करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू पवन जी। तो जैसा मैंने कहा, मोदी जी का एक विजन है, मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा, देश को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन आज की परिस्थितियों में जो हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि देश में जिस तरह का व्यवहार सरकारों का है, राज्य सरकारों का स्पेशली, कि फ्री में बिजली देना, फ्री पानी देना, और उद्योग धंधों में जैसे हम देखते हैं कि भारत के उद्योगपति यदि कहीं किसी क्षेत्र में आते हैं तो उनको ये कह देना कि ये तो मोदी जी के आदमी हैं, मोदी जी इनको बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों 3 कृषि बिल वापसी हुए जिसमें अदानी ग्रीन स्टोरेज साइलो में वो इन्वेस्ट कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि हमारा देश ये लक्ष्य पूरा कर सकता है जो मोदी जी ने रखा है? देखिए, हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन है। और हमारा जो स्ट्रेंथ है वो मानसिक स्ट्रेंथ है। जो आप देख रहे हो, जैसे हमारा आईटी हब है वो काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है। हम ज़्यादातर दुनिया में जहाँ भी आईटी का काम होता है, दे टॉक अबाउट बेंगलोर, हैदराबाद, अभी कई सारे जगह है इंडिया में जहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है आईटी के मामले में। ऑल्सो एक और चीज़ हुआ है, पैंडेमिक के बाद से काफ़ी सारे नए यूनिकॉर्न बन गए कि स्टार्टअप्स जो है उनका आइडिएशन इतना अच्छा है और बिजनेस सेंस इतना अच्छा है कि वो यूनिकॉर्न के दर्जे में माने जाते हैं। मतलब वो काफ़ी बड़ा बिजनेसेस हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से हमारा जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारा इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर ये काम करते रहें तो मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम है। 5 ट्रिलियन डॉलर्स वी शुड बी एबल टू मीट। एक और चीज़ मैं आपको हिस्ट्री से बताना चाहता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश हमारे देश के ऊपर राज करके जा चुके हैं। एक शशि थरूर का किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है कि द ब्रिटिश हैव टेकन 45 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मटीरियल, मनी एंड गोल्ड फ्रॉम दिस कंट्री। 45 ट्रिलियन डॉलर्स जी। तो हमारे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, प्लस जो मानसिक हमारा ताकत है वो हम अगर सही ढंग से यूटिलाइज करें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो आपको लगता है कि हमारे देशवासियों की जो मानसिक पावर है उसको हम अभी उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए था? नहीं, हम उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक रीज़न ये है कि हमारा कई सालों से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है जी। तो एजुकेशन सिस्टम इनिशियली जो क्रिएट किया गया था वो क्रिएट किया गया था एज सपोर्ट फंक्शन। जो ब्रिटिश का जो
जो रूलर्स होते थे उनका सपोर्टिंग के लिए हमारा आईएएस बना था, या जितना भी एजुकेशन सिस्टम था सपोर्टिंग रोल में था। लीडरशिप रोल के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम बना ही नहीं है जी। तो इसीलिए आप देखोगे कि वी आर वेरी गुड एम्प्लॉयज़ बट वेरी पुअर एम्प्लॉयर्स। जो हमारा उद्योगपति भारत के जो बने हैं 1947 अभी तक आप 5, 6, 7, 10, 12 लोग का नाम ही गिन सकते हो। जी जी। टाटा, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, आगे नहीं जाता। हाँ, तो है जैसे मित्तल है, बजाज है, जी। ऐसे बस 10-12 लोग ही हैं जो कि सही मायने में एम्प्लॉयर्स हुआ है। और एम्प्लॉयर्स मतलब वो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और इकोनॉमी को हेल्प किया है। तो एजुकेशन सिस्टम के कारण ये हम नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो अब देखने में आ रहा है कि लॉट ऑफ यूथ आर गोइंग इनटू बिजनेस। पहले का जो हमारे ज़माने का था तो हम बोलते थे कि या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, नहीं तो गवर्नमेंट की नौकरी ले लो। और गवर्नमेंट की नौकरी क्यों लेते थे? क्योंकि मतलब स्टेबिलिटी होता था, हर महीने तनख्वाह आ जाता था, और अगर काम करना है करो, ना करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो अगर हमारा मेंटालिटी है कि स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन काम नहीं करूंगा, तो कैसे बनेगा? मतलब हर एक चीज़ गवर्नमेंट थोड़ी करेगी जी। हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा जी। मतलब जैसा मोदी जी का विजन है, वो बोलते भी हैं कि आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने, वो ये चाहते हैं। आपने कहा इस देश का यूथ इस तरफ बढ़ रहा है कि वो अब दिशा में है कि वो खुद का व्यापार खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करूं, क्योंकि मैं यूपी से ही आता हूं, और मैंने देखा कि योगी सरकार जब से आई है, पिछले टर्म में भी उन्होंने बहुत सारे जिले स्तर पर जो ओडीओपी योजना उन्होंने शुरू की कि एक जिले का एक प्रोडक्ट जो है उसको बूम करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप कह रहे हैं पूरे देश में इस तरह की चीज़ों को लागू करने की आवश्यकता है? देखिए, गवर्नमेंट का जो काम है वो नौकरी देना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है जहां मार्केट फेलियर है वहां जाके इंटरवीन करना। तो मार्केट फेलियर कहाँ है? मतलब आपका मान लो गेहूं आपने बना लिया लेकिन आपको बेचने के लिए जगह नहीं है, वो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर नौकरी देने लगे तो वो पाकिस्तान जैसे हो जाएगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी सब कुछ चलाता है, वो डेयरी फार्म भी वही चला रहे और मैन्युफैक्चरिंग भी वही चला रहे, तो फिर आम जनता क्या करते हैं? आम जनता कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब तक आम जनता अपना काम नहीं करेंगे, आम जनता इकोनॉमी को नहीं बढ़ाएंगे, आप अगर देखोगे कि जीएसटी कलेक्शंस देखते रहोगे तो जीएसटी कलेक्शंस हैव बीन इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। जो पहले शुरू में जब जीएसटी आई थी, जो वो कलेक्शन था, अभी उसका शायद 10 गुना कलेक्शन हो रखा है। तो गवर्नमेंट के पास अगर ये पैसा जाएगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए बनाते? ताकि लोग जो छोटे छोटे जगह जो कनेक्टिविटी नहीं था उनके पास, अभी कनेक्टिविटी है, तो अपना बिजनेस वो आगे बढ़ा सके। तो जब तक मैं अगर एक बिजनेस ओनर हूं और मैं अगर 5 लोगों को सपोर्ट करता हूं, और आप अगर एक बिजनेस ओनर हो और आप 5 लोगों को सपोर्ट कर रहे, तो 12 लोग का सपोर्ट तो इधर ही हो गया। इन 12 लोगों को तो गवर्नमेंट की नौकरी नहीं चाहिए जी। तो जैसे अगर हर एक इंसान और ज्यादातर इंसान अगर बिजनेस ओनर बन जाए तो दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, एंड दिस इज हाउ वी विल ग्रो। आप अगर कैपिटलिज्म देखोगे, जो यूएसए इतना बड़ा देश बन गया क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड देयर जर्नीज एज बिजनेस ओनर्स, और उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया। जैसे हेनरी फोर्ड का एक बहुत सिग्निफिकेंट कहावत है। हेनरी फोर्ड मतलब जो फोर्ड मोटर्स बनाए थे, 1900 साल में 1900 में 1 लाख घोड़े होते थे न्यूयॉर्क सिटी में। 1912 साल में आधा गाड़ी हो गए, आधा हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस हो गया। 1917 में लास्ट हॉर्स ड्रॉन कैरेज चला। तो 17 साल में एक पूरा चेंज हो गया जो घोड़े से गाड़ी में आने में। और हेनरी फोर्ड ने बोला था कि मैं अगर लोगों को पूछता कि आपको क्या चाहिए, वो बोलते थे हमको ज्यादा लंबा दौड़ने वाले घोड़ा चाहिए। लेकिन हम अगर घोड़ा के पीछे भागेंगे तो हम गाड़ी कैसे बनाएंगे? गाड़ी कैसे बनाएंगे? तो ये सोच आपने बताई, लेकिन हमने देखा है कि अगर जैसे आपने कहा भारत के बच्चे यूथ आगे आए और अपना खुद का बिजनेस खड़ा करे तो ही मोदी जी का लक्ष्य पूरा हो पाएगा।
लेकिन हमने ये देखा है कि भारत के जो उद्योगपति ग्रोथ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आज का यूथ मेहनत कर रहा है उस क्षेत्र में, विदेशों में जाकर कर रहे हैं। सुंदर पिचाई हो गया या बाकी लोग हो गए, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लोग। लेकिन भारत के जो उद्योगपति हैं, जैसे अदानी हो गए, अंबानी हो गए, इनको तो लोग गाली देते हैं। हमेशा विपक्ष घेरता रहता है। अदानी जैसे ही पोर्ट के मामले में आए आगे तो बोलते हैं पोर्ट बेच दिया। अगर कहीं एयरपोर्ट के मामले में अदानी जी आ गए तो वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में तो एयरपोर्ट बेच दिया। तो इस तरह से ये जो मानसिकता है हमारे देशवासियों की, और खास तौर पे देश के विपक्षी पार्टियों की, राजनीतिक दलों की, तो ये क्यों है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन जो मानसिकता की आपने बात कही है, ये हमारा जो मानसिकता है ये हमेशा रहा है कि द ब्रिटिश आर सुपीरियर टू अस, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज आर सुपीरियर टू अस। जैसे यहाँ का योग सालों से है, संस्कृत सालों से है, लेकिन जब से वेस्टर्न से योगा आया तब से हम उसके पीछे भाग रहे हैं। या वेस्ट से आया कि चाय लाटे जो कि हमारा दूध हल्दी है जी, वो हम 700 रुपये देके स्टारबक्स में पीते हैं, लेकिन अगर दादी माँ बोले कि पियो तो उस टाइम पे बोलते नहीं ये गंदा चीज़ है, हम क्यों पियेंगे। तो हमें ये हमारा मेंटालिटी ऐसे हो गया कि वेस्ट से जब तक हमें वैलिडेशन नहीं मिलता तब तक हम सोचते हैं कि हमारा काम ठीक नहीं है। जो मैं आपको शुरू में बोला था कि एम्प्लॉय माइंडसेट और एम्प्लॉयर माइंडसेट में डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। तो जो भारत के उद्योगपति हैं, ये जिस तरह से अदानी, अंबानी ये ग्रोथ कर रहे हैं, और इनको जो देशवासी हैं उनको ये कह करके ये तो मोदी का आदमी है, इस तरह की बात करते हैं, तो इस माहौल में क्या आपको लगता है कि आगे कोई उद्योगपति इस तरह से आ पाएंगे? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि जो आदमी काम कर रहा है वो दूसरे क्या बोलते हैं उसके बारे में सोचेंगे। जैसे टाटा, जमशेद जी टाटा के बारे में सोचो या रतन टाटा के बारे में सोचो, वो अपना काम करे जा रहा है, वो अपना बिजनेस भी देखते हैं। वो अभी रिसेंटली मतलब असम में अपना कैंसर हॉस्पिटल भी खोले हैं जी। तो वो नहीं सोचते कि लोग क्या बोलेंगे। ये जो लोग ज़्यादा जो बोलते हैं ज़्यादा है, वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तो हमें करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए, बोलने वाले कम। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के उद्योगपति हैं वो एक तरफ अपना उद्योग बढ़ा रहे हैं, व्यापार बढ़ाते हैं, लेकिन साथ के साथ देश के लोगों की भी चिंता करते हैं, देश की चिंता भी करते हैं। जबकि जो विदेशी कंपनियां हैं तो पैसा कमाएंगे और विदेश चले जाएंगे। देखिए, जो इंसान, मान लो आप IIT में पढ़ के आए हो, ठीक है, IIT में आप सब्सिडाइज रेट में पढ़े हो, गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा खर्चा किया है जी। लेकिन IIT में पढ़ के आप क्या किया, आपने IIM चले गए। अभी IIM में भी सब्सिडाइज्ड है, गवर्नमेंट आपको पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन आप IIT ग्रेजुएट हो, आप IIM ग्रेजुएट हो, आपका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा? आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा सिलिकॉन वैली, USA। तो गवर्नमेंट जब आपके ऊपर पैसा खर्चा किया है, आप क्या कर रहे हो? आप जाके अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हो। आप इंडिया को क्या दिया है आपने? जैसे सुंदर पिचाई को हम बोल रहे कि बहुत अच्छा काम किया, हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया, मतलब अल्फाबेट जैसे कंपनी का CEO है, लेकिन इज ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली टू द इंडियन इकोनॉमी? नो। whereas anybody who's doing business in India, he is contributing to the Indian economy. तो एज एन इंडियन आपके हिसाब से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? अदानी है या सुंदर पिचाई है? अदानी होना चाहिए जी। लेकिन जो मेंटालिटी हमारा है, जो बाहर जाके अच्छा करता है, हम उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं जी, जी। जो आप अगर देखोगे कि रिसेंटली जो पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड्स दिए गए हैं, वो 80 साल के औरत को, 90 साल के इंसान को, जो कि एक्चुअली ग्राउंड में काम किए है, उनको मिला है जी, जी। पहले किनको मिलता था? जो खेल कूद करने वाले या मूवी स्टार्स या मीडिया पर्सनालिटीज, इनको मिलता था। हाँ, जिनकी पहुंच है कहीं राजनीतिक गलियारों। तो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है भारत में, और अच्छे के लिए ही हो रहा है। और मेरा पॉइंट ये है कि हर एक का काम बनता है कि वो कुछ करे अपने स्तर पर। जब तक हम अपने स्तर पर कुछ नहीं करेंगे तब तक देश कहाँ बढ़ेगा। आप जैसे वर्क एफिशिएंसी पर काम करते हैं, देश के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं
उन लोगों को आप बताते हैं कि कैसे आप ग्रोथ करें अपने वर्क प्लेस पर भी, किस तरह से आपकी जो एबिलिटी है, क्षमताएं हैं, उसको कैसे 100% दें। तो क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को जो यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका ध्यान ये रहता है या ध्येय रहता है कि हम विदेश जाएंगे तो ज़्यादा डॉलर कमाएंगे, इंडिया में तो हमको फैसिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, बच्चे लोग जो हाईली क्वालिफाइड हैं, IIM है, IITs हैं, वो कहते हैं साहब इंडिया में तो वो हमारे लिए माहौल ही नहीं है। देखिए, अगर आप मानते हो कि नौकरी करना है मतलब नौकर बनना है, किसी का आप नौकर बन रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, तो लेकिन आप अगर बिजनेस ओनर बनते हो तो आप ओनर हो जी। तो इनमें से फर्क लोगों को समझना चाहिए। क्या आप ओनर बनना चाहते हैं या आप नौकर बनना चाहते हो? अगर नौकर बनना चाहते हो तो आप में स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क जो है वो ओनर का है जी। तो अगर वो बड़ा कंपनी है वो रिस्क ज़्यादा उठा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। लोगों को 1 करोड़ 1.5 करोड़ पर ईयर का तनख्वाह मिल रहा है आजकल जी। शुरू में निकलते ही, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर होंगे तो शुरू में तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आपका काम अगर अच्छा करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे बाईजूस है, वो भी तो होम ग्रोन है अपना, जी जी, ठीक है, वो भी उसने तो काफ़ी कुछ कर दिया। जैसे खान एकेडमी है, एक लड़का है, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बनाया है अपना नाम जी। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं इंडिया में जो कि अपना छोटा छोटा बिजनेस से शुरू किए हैं और वो बड़ा होता जा रहा है अभी। जैसे आप सोच रहे हो ये कोविड के टाइम पे जी। जो कोवैक्सीन बनाया हमारा जी। जो आधार पूना वाला, ठीक है, वो भी तो एक उद्योगपति है जी जी। बट कोवैक्सीन जब हमने बनाया शुरू में तो काफ़ी सारे लोग उसके खिलाफ थे कि ये गलत है और ये इंडिया खराब हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बोरिस जॉनसन आया था और उन्होंने आके खड़े होकर बोला कि मुझे तो इंडिया का वैक्सीन ही लगा है और हमने वो वैक्सीन चारों तरफ पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया है। मतलब काबिलियत हमारे में है, हमें चेंज होना है तो थोड़ा माइंडसेट चेंज होना है। और उस काम में मैं उस फील्ड में काम करता हूँ तो मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर कुछ किसी को चाहिए। तो माइंडसेट चेंज कैसे करते हैं? जैसे आप कोई उदाहरण देके बताइए कि कहीं कोई काम में लगे हैं, जैसे लोगों को लगता है कि हम तो बस नौकरी ही कर पाएंगे, अपना खुद की कंपनी लगाने में तो बहुत कुछ चाहिए। तो ज़्यादातर आप अगर देखोगे कि जो MBA क्लासेस होते हैं हमारा जी, जो बहुत सारे MBA इंस्टीट्यूट्स है, ये IIM तो है ही है, आप गाजियाबाद में चले जाओगे या फरीदाबाद में चले जाओगे, ग्रेटर नोएडा में चले जाओगे, हज़ारों MBA इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। MBA इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते क्या है? वो मैनेजमेंट सिखाते हैं जी। एंटरप्रेन्योरशिप कोई सिखाता है? कोई भी नहीं सिखाता। कोई भी नहीं सिखाता। तो हमें चाहिए जो कि एजुकेशन सिस्टम है, जो कि हमारा MBA इंस्टीट्यूट्स है जी, वो सिखाए कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होता है। मतलब आपकी बेटी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जी, ठीक है, वो तो सीख गया, लेकिन उसको एक्चुअली क्लाइंट के साथ कैसे करना है कोई सिखाता है? नहीं सिखाता है कोई। तो हम तो बेसिक एजुकेशन हाथ में पकड़ा के उनको छोड़ देते हैं, जा भाई बेटा अभी तू संभाल ले। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वो स्किल्स नहीं है जिससे वो मोनेटाइज कर सके, और वो मोनेटाइज करने का जो तरीका है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो मुझे ये मानना है कि हमारा स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में भी एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। जैसे विदेश में अगर आप देखोगे, जैसे अमेरिका में तो 11-12 साल के बच्चे भी जाके न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हैं या दूसरे लोगों के जाके लॉन मो कर देते हैं जी, और पैसे कमाते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि उनको पैसे संभालना शुरू से आदत पड़ जाती है। मतलब हमारे यहाँ 20-22 साल के बच्चे को भी पॉकेट मनी दिया जाता है और रिक्शा में चढ़ा के बोलता है कि भैया जब उतरेगा तो फ़ोन कर देना। तो अगर हम उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तो हम कैसे उनसे भरोसा रखेंगे कि वो बिजनेस ओनर बने और लोगों को काम कराए? तो आपकी बात से मुझे समझ आया कि जो अभी मोदी जी का एक अभी चल भी रहा है, ऐसा सुनने में आता है कि शिक्षा पद्धति में बदलाव की बात चल रही है और उसके अंदर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाने के लिए हमने सुना है कि बात चल रही है। लेकिन आपकी बात से मैं जो समझा हूं कि बच्चों को
आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाएं तो अपना इतिहास भी ठीक से पढ़ाएं। तो ये भी हमारा इतिहास है कि हम खुद अपने पैरों पर कैसे खड़े हों। इसको प्राइमरी क्लास से वहां से पढ़ाना शुरू करें ताकि बच्चा ग्रेजुएट होते होते उस योग्य बन जाए कि वो अपना खुद का व्यापार करने के लिए सोचे, जिससे देश की उन्नति हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कर्नल सुदीप मुखर्जी। आपने सुना इनका विचार, और इस वीडियो को आप देखें, आपके क्या विचार हैं और क्या आपके कोई मन में सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली बार अगले प्रोग्राम में हम कर्नल सुदीप मुखर्जी से उसके उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सरकार से भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जो कर्नल सुदीप मुखर्जी ने अपने विचार रखे हैं, अगर उनको लगता है कि इस विचार पर सरकार को कुछ काम करना चाहिए तो निश्चित रूप से ये सरकार की मदद के लिए, देश की मदद के लिए तैयार है, क्योंकि एक पूर्व सैनिक कभी भी पूर्व नहीं होता, वो सैनिक सैनिक ही रहता है। वंदे मातरम। वंदे मातरम।